गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनएमआर का इंट्रोडक्शन बताया था, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में बताया था। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये हम यहाँ देखेंगे। द थ्योरी बिहाइंड एनएमआर कम्स फ्रॉम द स्पिन ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। स्पिन एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, स्पिनिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एक्सिस पे ही क्या करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कोई भी चार्ज बॉडी अगर अपनी स्पिन मतलब अपने एक्सिस पे स्पिन करती है तो इससे क्या होता है, वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या करते हैं, वो एक तरह से हम जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, एनएमआर में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर स्पिनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से वो क्या कर देता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसे एक टाइनी मैग्नेट बोल सकते हैं कि वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा है उस टाइम पे तो क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो रैंडमली डायरेक्शंस में, मतलब न्यूक्लियस जो होते हैं वो रैंडम अलग अलग डायरेक्शंस में स्पिन करते रहते हैं अपने एक्सिस पे। लेकिन जैसे ही हम कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी नॉट दिखाया, बी नॉट से भी इसे दिखा सकते हैं, एच नॉट से भी हम इसे दर्शा देते हैं इसका सिंबल। तो अगर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है और अब उसमें हमने न्यूक्लियस को रखा, तो हमने क्या देखा कि जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब तक तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, रैंडमली अलाइंड थे, यानी अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अपने एक्सेस पे वो रोटेट हो रहे थे, उनका कोई एक निश्चित अलाइनमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो सब न्यूक्लियाई क्या कर देते हैं, अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। मतलब दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, या तो वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर ले, या फिर वो उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट अलाइन हो जाए। तो इस तरह से उसके अलाइनमेंट पॉसिबल होते हैं। तो जनरली जो होते हैं वो सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, कम एनर्जी की होती है। अब हमारा एनएमआर का प्रिंसिपल अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक वर्ड है जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर में न्यूक्लियस को देखो, यानी कि न्यूक्लियस होना चाहिए एनएमआर के लिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होना चाहिए जो कि स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, स्पिनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू जिसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका कुछ ना कुछ जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, हाफ इंटीजर, फुल इंटीजर, जो भी है वैल्यू उसकी होनी चाहिए, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे आती है मैग्नेटिक फील्ड, कि अब आप उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो। सबसे पहले तो आप न्यूक्लियस देखो, ऐसा न्यूक्लियस देखो जिसके अंदर जो कैसा हो, स्पिन एक्टिव हो, यानी जिसके अंदर आई की वैल्यू जीरो नहीं हो, स्पिन क्वांटम नंबर जिसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और वैल्यू हो, वो न्यूक्लियस होना चाहिए। और फिर आपने उसे क्या रख दिया, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हो जाता है, जो पहले रैंडम विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बगैर जो रैंडमली अलाइन हो रहे थे, अब वो क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। दो तरह की पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया कि या तो वो उसकी डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए जनरली जो न्यूक्लियाई होते हैं वो किस तरह से अरेंज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसे एक्सटर्नल मतलब पॉसिबिलिटीज़ बताइए। अभी तो हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट वाली डायरेक्शन में अलाइन होने की। अब उस अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके उसका अलाइनमेंट किस में हो जाएगा, अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें वो अलाइन होंगी। अब यहाँ एक वर्ड है जैसे नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस। ये ओरिएंटेशंस क्या है कि आखिर उस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से अलाइनमेंट हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो अलग अलग, वो कहलाते हैं ओरिएंटेशंस। उनके डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकते हैं न्यूक्लियर का, ज़रूरी नहीं है दो ही ओरिएंटेशंस हो। ये दो ओरिएंटेशंस जो मैंने आपको बताए वो आपको बताए हैं प्रोटॉन के केस में, यानी पीएमआर जो आपके कोर्स में भी है, सिलेबस में भी है, उसके केस में मैंने आपको बताया कि दो पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट।
अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है वो डिपेंड करता है उसके स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर, यानी कि आई के ऊपर। ये वैल्यू हो जाती है 2i+1, 2i+1। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू जब 1/2 होती है, जैसे फर्स्ट केस यहाँ पे अब आपको न्यूक्लियर प्रेसिशन इन मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है जिनके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ है आई की, वहाँ पे आपको दिखा रखा है। तो जहाँ पे आई की वैल्यू 0 है तो ये तो आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर हो जाएगा, तो इसके अंदर तो कोई अलाइनमेंट नहीं होगी, यानी कि उसके एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे हाफ है, यानी कि प्रोटॉन वाला केस है, वहाँ पे आपने 2i+1 में आपने आई की वैल्यू पुट अप कीजिए हाफ, तो आप देखिए इसकी वैल्यू आती है 2। तो यानी कि अब इस टाइम पे स्प्लिटिंग हो जाती है एनर्जी लेवल की 2 टाइप से, +½ एंड -½ जो +½ आपको दिखाया है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली की डायरेक्शन है और -½ उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन है। अब जहाँ पे आई की वैल्यू 1 है वहाँ पे फॉर्मूले में आप पुट अप करते हैं आई की वैल्यू 1, तो वैल्यूज आ जाती है 3। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, उसके ओरिएंटेशन हो सकते हैं, और जहाँ पे आई की वैल्यू 3/2 रखोगे आप तो इसकी वैल्यूज़ आ जाती है 4। तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम अपनी सुविधा की वजह से हम उन्हीं न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, जैसे मोस्ट सिंपल जो है हमारे लिए प्रोटॉन, जिसके लिए आई की वैल्यू हाफ होती है और इसका स्पेक्ट्रा भी हमें बहुत अच्छा प्राप्त होता है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो हम यहाँ पे केवल और केवल जिन न्यूक्लियाई के लिए आई की वैल्यू हाफ है, यानी कि प्रोटॉन है, उसके लिए ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, न्यूक्लियर देख लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने लगा दिया है तो आपने क्या देखा कि अब उनका अलाइनमेंट किस तरह से हो गया है। मतलब अब जो पहले रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहे थे, अब अलग अलग डायरेक्शन में स्पिन ना करते हुए केवल 2 ही पॉसिबिलिटी बनी है जहाँ पे आई की वैल्यू हाफ है, यानी प्रोटॉन वाले केस में। तो ज़्यादातर जो न्यूक्लियाई हैं वो पहले किस तरह से अलाइन हो जाएगी, अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, यानी कि उस डायरेक्शन में अपने आप को स्पिन करते रहेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग अपने आप को उसके अलॉन्ग ओरिएंट हो जाएंगे और उस डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आ जाती है तीसरी वर्ड जो रेजोनेंस, NMR, यानी कि रेजोनेंस। रेजोनेंस का मीन मैंने आपको बताया था, रेजोनेंस का मीन है कि जब भी कोई 2 फ्रीक्वेंसीज, फिजिक्स में जो रेजोनेंस होता है ना, 2 फ्रीक्वेंसीज का मैचअप हो जाना। तो अब आप क्या देखिए, आपने देखा जब आई बराबर हाफ है तो एनर्जी लेवल जो है वो 2 उसमें स्प्लिट हो जाती है, उसकी स्पिन जो होती है वो 2 में स्प्लिट हो जाती है, जीमान स्प्लिटिंग जिसे आपने बोली है, एक तो +½ और एक -½ और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो दोनों एनर्जी स्पिन स्टेट्स हैं इनके बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस है, ΔE है। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर अब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की रेडिएशंस डालते हैं तो वो रेडिएशन जिसकी वैल्यू इन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है ΔE, इसके बराबर जब हो जाती है, मतलब हम जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं अगर वो एनर्जी उसके बराबर है, यानी ΔE अंतर के बराबर है दोनों स्पिन स्टेट के बीच में, तो अब आपका न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी स्पिन स्टेट को चेंज कर देगा। यानी जो +½ वाली स्टेट है जिसे उसे हम बोल देते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। अल्फा स्पिन स्टेट से वो अपने आप को हाई एनर्जी की बीटा स्पिन स्टेट में वो क्या कर जाएगा, उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका ट्रांजिशन हो जाएगा बीटा स्पिन स्टेट। अब चूँकि आपको ये पता है कि जो बीटा स्पिन स्टेट है, मतलब हाई एनर्जी वाली जो स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर वापस से अपनी ही ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इस टाइम पे क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, न्यूक्लियस एनर्जी को रिलीज़ करेगा और सेम अमाउंट की एनर्जी को रिलीज़ करेगा जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमें वो एक स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है, हमें एक NMR स्पेक्ट्रा, यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिलता है और रिकॉर्डर में अभी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका, तो वहाँ पे हमें एक NMR का सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी मैच हुई, आपने जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन डाली है और जब वो फ्रीक्वेंसी जब दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच की एनर्जी डिफरेंस के से मैच हुई, तब जाके हमारा जो न्यूक्लियस है वो अपना स्पिन स्टेट को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसने ट्रांसफ़र हो गया, वो अपनी एक स्पिन स्टेट से दूसरे उसमें ट्रांजिशन हो गया और तभी हमें एक सिग्नल प्राप्त हो गया। और ये इसी को सिग्नल प्राप्त होता है तो इसी को ये बोलते हैं हमें NMR स्पेक्ट्रा उसका प्राप्त हो गया है। तो यहाँ आपने क्या देखा बच्चों, when the spin returns to its ground state level the absorbed radio frequency energy is emitted at the same frequency level, अभी आपको बताया था। अब देखो एक बात हो जाती है, एक टर्मिनल हो जाती है फ्लिपिंग।
तो फ्लिपिंग क्या होती है कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में उसका ट्रांसफ़र होना, उसका ट्रांजिशन होना, इसके लिए इसको हम बोल देते हैं फ्लिपिंग हो गई। क्या हो गई इसमें? हमने बोला एक एनर्जी उसने अपने, अगर न्यूक्लियस ने रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन को की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके अगर अपनी स्पिन स्टेट उसने चेंज कर दी है, यानी ट्रांजिशन हो गया है उसका एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में, तो हम बोल देंगे कि फ्लिपिंग हो गई है, न्यूक्लियर फ्लिपिंग इस कंडीशन को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्लिपिंग। और इसी कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है? NMR का सिग्नल प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ओरिएंटेशन दिखाया है स्पिनिंग न्यूक्लियाई का। लेफ्ट हैंड साइड दिखाया गया है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड साइड में दिखाया हुआ है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ था तब तो ये जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई थी वो रैंडमली अरेंज्ड थी, यानी अलग अलग डायरेक्शंस में वो स्पिन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी स्टेट जो होती है, मतलब इसके अलाइनमेंट जो होते हैं वो केवल 2 ही पॉसिबल कंडीशंस बन जाती हैं यहाँ पे। एक तो H0 यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगी अपने आप को, और सेकंड क्या हो जाती है कि ये अपने आप को अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री पे अलाइन करे। तो इसमें से जो I = हाफ होता है आपकी, यानी लोअर एनर्जी स्टेट के लिए उसे हम अल्फा स्पिन स्टेट बोलते हैं, सेकंड स्टेट कहलाती है बीटा स्पिन स्टेट। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है डेल्टा E। तो यही जो डेल्टा E है, यही जो डेल्टा E है दोनों एनर्जी लेवल के ऊपर जो डिफरेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका रिलेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से होता है, प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। देखो यहाँ द इमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड, यानी ये क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, न्यू = फ्रीक्वेंसी क्या होती है? गामा B0/2π, जहाँ पे B0 आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, गामा यहाँ पे गायरो मैग्नेटिक रेशो या मैग्नेटो गायरिक रेशो बोलते हैं। ये रेशो क्या होता है? रेशो होता है ये रेशो बिटवीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का, जो एंगुलर मोमेंट का जो रेशो होता है उसी को ये हम गायरो मैग्नेटिक रेशो कहते हैं। ये हर न्यूक्लियस के लिए एक कांस्टेंट होता है, हर किसी का स्पेसिफिक होता है गायरो मैग्नेटिक रेशो। तो यहाँ से आपको फॉर्मूले से पता लगा है कि न्यू प्रोपोर्शनल टू क्या है? B0, कि जैसे जैसे अगर आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप बढ़ाओगे तो बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा। यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। देखिए फर्स्ट कंडीशन तब है जबकि यहाँ पे B0 यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस 0 है, डेल्टा E = 0 है, तो इसका मतलब क्या है? कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही दोनों स्पिन स्टेट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। डेल्टा E = hν होता है अकॉर्डिंग टू प्लांक की इक्वेशन, आप जानते हैं। डेल्टा E यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं? न्यू की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो न्यू की वैल्यू हमने लग दिया यहाँ पे गामा B0, H अपना यहीं एज इट इज़ रखा रहेगा /2π, तो ये डेल्टा E की वैल्यू हो जाती है। B0 यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ है। गामा यहाँ पे गायरो मैग्नेटिक रेशो है, जो प्रोटॉन के लिए होती है इसकी वैल्यू 26,752, और C13 जो न्यूक्लियस है उसके लिए वैल्यू 6.7 है। H/2π जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसे हम जनरली डिनोट कर देते हैं H बार से, यानी इस वाले फॉर्मूले को अगर आप लिखना चाहें और शॉर्ट में तो आप लिख सकते हैं डेल्टा E = गामा B0 H बार। तो ये आपने अभी देखा कि दोनों स्पिन स्टेट्स की आखिर न्यूक्लियर का जीमान स्प्लिटिंग क्या हो रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे। सबसे पहले आपने फर्स्ट लेक्चर में ये न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पढ़ लिया था कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होती हैं, उसकी वैल्यू आपने जानी क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड डालने पे क्या होती है, उसके अंदर जीमान स्प्लिटिंग हो जाती है, एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। और फिर अगर रेजोनेंस के लिए आपने थर्ड टर्मिनोलॉजी आपने देखा, रेजोनेंस क्या होगा कि अब हम उसे जब न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को, फिर हम क्या कर देते हैं कि इसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की रेडिएशंस डालते हैं। फिर रेडिएशंस डालने पे क्या हो जाता है कि अब उसकी क्या हो जाती है, फ्लिपिंग वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कि उसकी स्पिन स्टेट चेंज हो जाएगी। वो उस एनर्जी को जो उसके ऊपर एनर्जी डाली जा रही है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की, उसे एब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियस और अपनी स्पिन स्टेट जो है वो चेंज कर देगा, जिसको हम बोल देते हैं फ्लिपिंग। और यहीं पर ही हमें क्या हो जाता है, NMR का सिग्नल प्राप्त हो जाता है।
तो आई होप बच्चों आज हमने जो इसका प्रिंसिपल पढ़ा है एनएमआर का वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे।